हाय एवरीवन, तो आज हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कवर करने वाले हैं जून के मंथ की। ठीक है, तो इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस कर चुके हैं, इकोनॉमी कर चुके हैं, सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट का पार्ट 3 है। इससे पहले जो 2 पार्ट्स है उसमें हम लोग 5.1 एग्रो फॉरेस्ट्री से लेके 5.5 भारत फोकास्ट सिस्टम तक कर चुके हैं। आज हम 5.6 न्यूज़ इन शॉर्ट्स करने वाले हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि 18 न्यूज़ है हमारे पास कवर करनी है, और मैंने लास्ट वीडियो में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि फिर ये बहुत सारी न्यूज़ है, तो मैंने सोचा एक ही साथ एक ही वीडियो में रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जो कि है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी पैनल ऑन केमिकल्स वेस्ट एंड पॉल्यूशन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ये है हमारा आज का पहला टॉपिक। अब इसको समझने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारा जो एनवायरनमेंट है बेसिकली, वो कितने तरीकों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ठीक है, तो पहले चलो यहाँ पे लिखते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बताओ हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो है क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम। क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनका एमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न्स हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिनके कारण हमें कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिल जाता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कभी साइक्लोन आ जाता है। तो ये सारी जो कंडीशंस है ना, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आती हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे एनवायरनमेंट में ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे एनवायरनमेंट में? दूसरी प्रॉब्लम है हमारे एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या मतलब है? हम लोग अपने फ़ायदे के लिए इतने जंगल काट रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे एनिमल के स्पीशीज़ हैं जो अब विलुप्त होते जा रहे हैं, प्लांट्स के ऐसे स्पीशीज़ है जो अब देखने को नहीं मिलते हैं, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। तो ये जो सारा चीज़ है, ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब इन दोनों के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे एनवायरनमेंट में मेजर और तीसरी प्रॉब्लम क्या है, तो आप बोलोगे तीसरी प्रॉब्लम यदि पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन के साथ साथ है वेस्ट। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब सेपरेटली समझते हैं। पॉल्यूशन तो आई डोंट थिंक समझाने की ज़रूरत है, पॉल्यूशन बहुत एविडेंट है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा है, बल्कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। और जो कंट्रीज़ अभी डेवलप्ड हैं, वो भी जब डेवलपिंग फेज़ में थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन जो है रिलीज़ किया है एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये तो हो गई पॉल्यूशन वाली बात। अब बात करते हैं वेस्ट की। तो यहाँ पे वेस्ट का मतलब कूड़ा कचरा नहीं है, यहाँ पे वेस्ट का मतलब है केमिकल वेस्ट। अब केमिकल वेस्ट को समझने से पहले एक चीज़ बताओ मुझे, आप लोग जब सुबह उठते हो, अपना डेली रूटीन स्टार्ट करते हो, कैसे स्टार्ट करते हो? तो फिर वहाँ से हम लोग केमिकल काउंट करेंगे। सबसे पहले तो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट में केमिकल होता है। सोप यूज़ करते हैं नहाने के लिए, सोप में केमिकल होता है। शैम्पू यूज़ करते हैं, शैम्पू में केमिकल होता है। प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करते हैं, पैकेज्ड जो फूड यूज़ करते हैं, और लैपटॉप, बैटरी जो होती है मोबाइल की, हर जगह केमिकल का यूज़ होता है। समझ में आ गया? तो ये तो हो गई रोज़मर्रा वाली चीज़ें। इसके अलावा जो आपकी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री है, जहाँ पे आपके कपड़े बनते हैं, कपड़ों पे रंग चढ़ता है, ठीक है, ये तो अलग सेपरेट ही इंडस्ट्री है पूरी आपकी। ये लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा केमिकल कलर्स में होता है, सब रिलीज़ होता है। अब केमिकल हो गया, यूज़ हो गया, इसके बाद जो वेस्ट केमिकल्स का होता है ना, उसको किस तरीके से आपको फेंकना चाहिए, क्योंकि केमिकल जो होता है वो आपका मतलब जो नॉर्मल वेस्ट होता है वैसा नहीं होता। अगर कोई केमिकल है, आपने उसको डस्टबिन में फेंक दिया, फॉर एग्जाम्पल उसकी बॉटल को, कोई जानवर आया, अगर उसको अच्छे से नहीं अच्छी जगह पे रखा है, उस जानवर ने उसको खा लिया, कंज्यूम कर लिया कैसे भी, तो क्या होगा फिर बताना ज़रा? उसकी डेथ भी हो सकती है। सिमिलरली कोई केमिकल है, उसको आप लोग ओपन छोड़ ही नहीं सकते हो, उसकी जो गैस होती है वो इतनी ज़्यादा विशियस होती है कि कोई इनहेल कर लेगा तो उसकी डेथ हो सकती है। तो केमिकल्स इन जनरल बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट को ना एक ऐसा रूल है, ऐसे रूल वैसे बनाते हैं, ऐसे रूल्स काफ़ी सारे हैं, जिससे गवर्नमेंट ये बताती है कि आप ना ये केमिकल जब फेंक रहे हो ना, तो इसको ना आप लोग वो कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो केमिकल को। आपने एसिड बेस ये सब पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, कि एसिड प्लस बेस बन के न्यूट्रल हो जाता है, राइट? तो इसी तरीके से आप कुछ न्यूट्रलाइज कर दो, कुछ ट्रीट कर दो केमिकल को, तब जाके फेंको केमिकल्स को। ठीक है, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जितना भी ये आपका केमिकल वेस्ट होता है ना, इसको डाल देती है पानी के अंदर। समझ में आएगा? जो बड़े बड़े होते हैं ना, वहाँ पे बहा देती हैं। चाहे तो इसके अलावा क्या करती है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है ज़मीन पे गिरा देते हैं केमिकल्स। अब इसका होता क्या है नुकसान? तो ये जो केमिकल है ना, ये हमारा ग्राउंड एब्जॉर्ब करता है, फिर वो धीरे धीरे ऐसे नीचे नीचे आते आते जहाँ जो ग्राउंड वाटर होता है ना, इसमें ये केमिकल जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मिक्स हो जाता है। अब यही ग्राउंड वाटर है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में। अब ये जो केमिकल वाला पानी है, हो सकता है ये मुझे आज कुछ नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद,
समझ रहे हो, मेरी हेल्थ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। आजकल जो ये नई नई बीमारियां हो रही हैं ये इसी वजह से हो रही हैं, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का जो इफेक्ट है ना ये हमें देखने को मिलता है केमिकल्स की वजह से। तो इस वजह से अब मैंने जो आपको ये 3 प्रॉब्लम्स बताई ना, इन तीनों में से 2 जो ये प्रॉब्लम्स है, आपकी क्लाइमेट चेंज हो गई, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, इन दोनों से लड़ने के लिए ग्लोबली बॉडी है, समझ रहे हो। ये जो चीज़ें हैं ना, हर कंट्री अपने लेवल पे तो काम करे, पर उसके अलावा भी ग्लोबली इंटरनेशनली भी बॉडीज़ हैं, जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे आपके साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर कंटिन्यूसली ये चीज़ एनालाइज करते रहते हैं किस तरीके से क्लाइमेट को अच्छा बनाना है, ठीक है। दूसरी है आपकी बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो इसके लिए भी एक पैनल है IPBES, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। यहाँ भी सेम वो काम होता है कि इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये दोनों अभी हमारे काम के नहीं है, ठीक है। अभी हमें तीसरा वाला पढ़ना है। लेकिन जो ये तीसरी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है ना, इससे लड़ने के लिए हमारे पास इंटरनेशनली कोई पैनल, कोई लॉ, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है, जिस वजह से हमें इतना ज़्यादा केमिकल वेस्ट या ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को रेगुलेट करने के लिए आपकी एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। इन्होंने 2022 में एक रिजोल्यूशन पास किया था कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जो बॉडी जो आपका पॉल्यूशन और जो केमिकल वेस्ट है ना, इससे लड़ने का काम करेगी, समझ में आ गया। और इन्हीं के रिजोल्यूशन के तहत इस बॉडी को बनाया गया है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी पैनल ऑन केमिकल वेस्ट एंड पॉल्यूशन स्टैब्लिश, समझ में आ गया। अब इस बॉडी का काम है कि जितने भी आपके पॉल्यूशन और केमिकल वेस्ट से होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे केमिकल्स को ट्रीट किया जाएगा फेंकने से पहले, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये बॉडी देखेगी, समझ में आ गया। इन केस प्री में आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, समझ में आ गया। और जो 3 प्रॉब्लम्स है ना एनवायरनमेंट की, इसको हम लोग ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस कहते हैं। तो ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस में कौन सी 3 प्रॉब्लम्स हैं? क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है एंड पॉल्यूशन एंड वेस्ट है, समझ में आ गया। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस के। देखो अगर ये फ्री में उठ के आ गया और आपको नहीं पता है तो बहुत शर्म वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में अगर हमें नंबर नहीं मिलेंगे तो, समझ में आ गया। तो इस वजह से अब इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था, बस ये इसी वजह से न्यूज़ में बना हुआ था। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं 2 चीज़ों का जिक्र यहाँ पे कर रही हूँ। एक है बॉडी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली, ये जो है ना ये एक प्लेटफॉर्म है, एक असेंबली है, हर 2 साल में इनकी मीटिंग होती है। जैसे इंडिया में जो पार्लियामेंट का काम है वो काम इनका है, समझ में आ गया। इसके अलावा एक बॉडी है UNEP, अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। क्या है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, यानी कि जो नियम कानून रिजोल्यूशन बॉडी बनाना जो भी होगा इन्होंने पास कर दिया, अब उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? UNEP, ये बॉडी, ये नाम ध्यान रखना। अब अच्छा, मैंने हर बार आप लोगों को क्या बोला है? मैंने आपको हमेशा ये बोला है जब भी कोई बॉडी है न्यूज़ में, मैं भले ही ना बताऊं पर आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? नायरोबी, कीनिया में है, समझ में आ गया। तो ये हो गया। तो आई होप ये आपको क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब इस पैनल की नीड क्यों थी? तो पहले तो वही ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस है, जो भी क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन एंड वेस्ट, तो इन तीनों ही प्रॉब्लम्स को हम लोग हैंडल कर पाएँ। ये तीनों ही प्रॉब्लम्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, समझ में आ गया। कैसे इंटरकनेक्टेड है ये तीनों ही प्रॉब्लम्स? बायोडाइवर्सिटी लॉस यानी कि हम लोग जितने भी फॉरेस्ट हैं वो काट रहे हैं, सारे जंगल हटा रहे हैं हम लोग, एनिमल्स की स्पीशीज़ गायब हो रही है, प्लांट्स के स्पीशीज़ गायब हो रहे हैं, और ये जो जंगल हैं वो काटने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। ऑब्वियसली और भी चीज़ें हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, पर मेजर एक ये है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? पॉल्यूशन से हम लोग नहीं लड़ पाते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि ये तीनों ही प्रॉब्लम्स जो है आपस में कनेक्टेड है। तो इनमें से 2 का तो समाधान था हमारे पास सॉल्यूशन, पर तीसरे का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए हमने इस बॉडी को स्टैब्लिश किया है। साथ ही हमारे जो रोज़ के लाइफ में केमिकल का यूज़ बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और बाकी टूथपेस्ट, ये सब वाले एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। तो हर दिन हम लोग प्लास्टिक केमिकल इतना हेविली कंज्यूम कर रहे हैं कि हमें केमिकल का जो भी वेस्ट है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए, इसके लिए कोई एक पैनल होना चाहिए, समझ में आ गया। तो इसी वजह से, ताकि जितने भी अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स हैं केमिकल्स के, जैसे आपका पता है वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, जिस वजह से काफ़ी लोगों को कैंसर जैसी बीमारी तक का सामना करना पड़ रहा है, समझ रहे हो। हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कमज़ोर हो रही है, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना हम लोग कैसे करेंगे, इस वजह से बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। साथ ही ये केमिकल्स, अब साथ ही जो दूसरा पॉइंट है ये आपका ये कह रहा है, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है ना, ये 2023 में कुछ आपका 2.1 बिलियन टन्स था, ठीक है।
अब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक ये जो है ना 3.8 बिलियन टन्स तक पहुंच जाएगा। मतलब हर दिन आपका जो कचरा है ना वो डबल होता जा रहा है। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको हैंडल किया जाए। इसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारी हेल्थ पे पड़ रहा है। तो एक तरीके से ना साइलेंट किलर की तरह ये चीज़ जो है काम कर रही है, समझ में आ रहा है। और हमें ऐसा देखने को मिला है कि जो अब मॉडर्न पॉल्यूशन जो हो रहा है ना, इसकी वजह से डेथ जो है वो 66% से बढ़ गई है लास्ट 2 डेकेड्स में। समझ में आ गया, यानी कि पिछले 20 सालों में हमें देखने को मिला है कि 66% से ज़्यादा डेथ बढ़ गई है ये जो साइलेंट किलर है इसकी वजह से। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था। मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, ऐसा नहीं किए हैं। ये देखो, ये रहा। आपको ना क्या पता होना, ये पता है मैंने रिकॉर्ड कर चुकी हूँ एक बार, ये दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वजह से यहाँ डायग्राम बना हुआ है। देखो, तो ये है आपका इंटरगवर्नमेंटल पैनल जो भी है, इसको किस चीज़ के अंदर स्टैब्लिश किया गया है, तो इसके रिजोल्यूशन के तहत स्टैब्लिश किया गया है। कौन इसको होस्ट यानी कि कौन इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेगा, UNEP करेगा। क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसका नीड क्यों था, ये मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस हैं ये तीनों, इनसे टैकल करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट और थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देना, अगर आपके वर्ड्स नहीं बन रहे हैं तो, कि कैसे ये तीनों प्रॉब्लम्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद राइजिंग चैलेंज, केमिकल यूज़ बढ़ रहा है, कचरा बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सेम वही चीज़ें आप लोग यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो 100%। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, फिर भी ना समझ में आया हो तो बताना मुझे। इसके बाद आ जाओ, हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, ILO कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल हजार्ड। अब बायोलॉजिकल हजार्ड्स क्या होते हैं बताओ मुझे। तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स का मतलब ये है, बायोलॉजिकल हजार्ड समझने से पहले एक चीज़ समझो। कोविड-19 आया था, कोविड-19 आने में आपको डेंजर है, मुझे डेंजर है, ठीक है, लेकिन हम अगर इन्फेक्टेड हैं उस वायरस से, हम कहाँ जाएंगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे, राइट। हॉस्पिटल में जो नर्स मुझे ट्रीट कर रही है, जो डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहे हैं, या जो भी स्टाफ मेरी देखभाल कर रहे हैं, उनको भी तो मेरे से खतरा है ना, बट क्योंकि उनका काम है वो, इस वजह से वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कोई इंसान आपको देखने आएगा, कोई देखने नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे हम लोग जब ब्लड टेस्ट कराने के लिए देते हैं ना कि हम मुझे ब्लड टेस्ट कराना है, वो ब्लड टेस्ट जिस लैब में हो रहा होता है, ठीक है, वहाँ के जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको भी तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है। मान लो वो इन्फेक्टेड जो ब्लड सैंपल है उससे, उसके कांटेक्ट में वो आ गए किसी भी तरीके से, तो वो भी तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं ना, राइट। सिमिलरली ऐसे कई सारे काम हैं। और मैं आपको एग्रीकल्चर का एग्जांपल देती हूँ। तो फार्मर्स क्या है, कई बार खेती कर रहे होते हैं, क्रॉप लगा रहे होते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है कि कोई जो क्रॉप होता है ना वो इन्फेक्ट हो जाते हैं किसी बीमारी से। ठीक है, कई बार फसल में कुछ बीमारी लग गई तो वो इतनी डेंजरस होती है कि वो फार्मर को भी हो सकती है, क्रॉप से फार्मर तक। समझ में आ रहा है। सिमिलरली जो लोग पोल्ट्री फार्म में या फिर ऐसे जानवरों की देखभाल करते हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि जानवरों को कोई बीमारी है तो वो बीमारी उन्हें भी लग गई है। समझ में आ रहा है। तो बायोलॉजिकल हजार्ड्स आपके ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसे वायरस, बैक्टीरिया, जो बीमारियां आपको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपके पास हो सकती है, बट क्योंकि वो आपका काम है तो वो आप लोग कर रहे हो। ठीक है, तो ये ILO कन्वेंशन ने क्या किया, इन्होंने, मतलब ILO एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की एक बॉडी है जो लेबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है, ये नाम से आपको पता लग रहा होगा। तो इन्होंने अपना पहला कन्वेंशन रिलीज़ किया है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल हजार्ड्स एट वर्क। यानी कि अगर आप काम कर रहे हो और वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी हजार्डस सिचुएशन है, तो वहाँ पे किस तरीके से आप मतलब वर्कर्स को काम करना चाहिए, वर्कर्स को क्या क्या राइट आपको देने चाहिए, किस तरीके से आपको ट्रेनिंग देना चाहिए, किस तरीके से आपको पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी चाहिए जिससे कि उनका प्रिवेंशन हो सके, वो प्रोटेक्टेड रहे अगेंस्ट बायोलॉजिकल हजार्ड। तो इस वजह से ये बॉडी जो है न्यूज़ में बनी हुई है। आप देखो, बताना तो मेरा काम है, बट आप लोग मुझे बताना कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और टोटल इसमें 187 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इसके मेंबर्स हैं ILO के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब ILO ने क्या बोला है अपने हर मेंबर स्टेट्स को कि आप ना ऐसी पॉलिसीज ऐसी फॉर्मुलेट करो, ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करो जिससे क्या हो, जो वर्कर्स ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जो भी ऐसे सिचुएशंस का सामना कर रहे हैं, उनको बायोलॉजिकल हजार्ड से हम लोग बचा सके। समझ में आ रहा है। साथ ही अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है किसी का, या फिर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहो, वैसे रिस्पॉन्सेज आप लोग तैयार रखो, जिससे मतलब जैसे मान लो अगर कोई हॉस्पिटल में कोई वर्कर जो है वो इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है वो हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर आप लोग किट बनाओ, वैक्सीनेशन बनाओ, उसकी प्रॉपर सेफ्टी, प्रॉपर
प्रॉपर प्रोटोकॉल्स जो है ये आप लोग मेंटेन करके रखो। समझ में आ गया? तो ये ILO का कहना है, ये तो बहुत ईजी था। इसके बाद आ जाओ, अब यहाँ पे सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, तो इंडिया का क्या कंसर्न है? तो देखो ध्यान से समझना, ILO या कोई भी जो बॉडी है, कोई भी लॉ निकालती है, और जैसे इंडिया में पार्लियामेंट कोई लॉ निकालता है, अब उसका पालन करना मेरा, आपका, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, राइट। सिमिलरली अगर कोई इंटरनेशनली कोई कन्वेंशन आया है जिसमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है सब कुछ, ये जो कन्वेंशन है ना, ये ऐसा नहीं है, जैसे मान लो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो कोई लॉ आता है पार्लियामेंट का, ठीक है, पार्लियामेंट ने ऐसा बोल दिया कि हर इंसान को राशन मिलेगा, ठीक है। अब जो राशन बांट रहा है बंदा, ठीक है, अब पार्लियामेंट ने तो लॉ ये निकाला है कि हर इंसान को राशन मिलेगा। पार्लियामेंट ने ये नहीं बोला है कि क्या मिलेगा राशन में, चावल मिलेगा, आटा मिलेगा, क्या मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो जो वेंडर है, जो बांट रहा है राशन, वो क्या कर सकता है, वो किसी को चावल दे देगा, किसी को आटा दे देगा, किसी को दोनों दे देगा, किसी को, मतलब इस तरीके से वो अपनी मन मर्जी चला सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ये लॉ निकालती है कि हर इंसान को 1 किलो आटा या 1 किलो चावल या दोनों चीज़ें दी जाएंगी, तो जो वेंडर है ना, उसके ऊपर ये कंपल्शन है कि उसको 1-1 किलो आटा चावल देना ही है सभी को। क्लियर है ये चीज़? सिमिलरली ये जो कन्वेंशन आया है ना आपका, अगर इस कन्वेंशन में ये लिखा होता कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे बायोलॉजिकल हजार्ड्स ऐसी कोई भी एक्टिविटी है उसको ठीक से हैंडल करो, ठीक है, और बायोलॉजिकल हजार्ड जो है इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया होता ये सोच के कि ये तो सभी को पता है, तो पता है क्या होता है, जितने भी ये छोटे हॉस्पिटल्स हैं या छोटी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं या छोटे लेवल पे जो भी ये लोग काम करते हैं ना, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिनके पास अभी उतना बजट नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, वो लोग शायद इस नॉर्म को फॉलो ना करते, क्योंकि बायोलॉजिकल हजार्ड तो आपने डिफाइन नहीं किया है। हम तो यहाँ देखो लैब टेस्टिंग का काम है, प्रॉपर हम लोगों ने पूरे ग्लव्स वगैरह पहन रखे हैं, कर रहे हैं हम लोग। तो इन्होंने क्या किया है, ताकि कोई ऐसी हरकतें ना करे, इन्होंने बायोलॉजिकल हजार्ड को भी अच्छे से और बहुत वाइड डेफिनेशन दी है इस कन्वेंशन में। हर एक काम को इन्होंने इंक्लूड किया है, समझ में आ रहा है, हर एक काम को इन्होंने डिफाइन कर रखा है। तो इंडिया का कंसर्न ये है, क्योंकि अब इन्होंने इस चीज़ को डिफाइन कर रखा है काफ़ी अच्छे से, और ये कन्वेंशन इन्होंने बोला है हर सेक्टर, हर इंटरप्राइज पे अप्लाई होगा, चाहे वो एक छोटी से छोटी MSME हो या एक बहुत बड़ी कोई कॉर्पोरेट हो, तो ये इन्होंने बोल रखा है। तो इंडिया का कंसर्न ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ना जो छोटी कंपनीज हैं उनके ऊपर ऑलरेडी फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है आपके जितने नॉर्म्स, प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज फुलफिल ना कर पाए। तो पहला तो कंसर्न इंडिया का ये है। समझ में आ रहा है? तो क्यों समझ में आ रहा है ये तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि बजट की प्रॉब्लम है। साथ ही ये भी बोल रहा है क्योंकि इसको इतना अच्छे से आप लोगों ने डिफाइन कर रखा है, प्रॉपर रूल्स सब कुछ बता रखा है, बायोलॉजिकल हजार्ड को डिफाइन कर रखा है, प्रोटोकॉल्स को बता रखा है, सब कुछ आपने बता रखा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ओवर रेगुलेशन जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिले वर्क प्लेसेस पे। समझ में आ रहा है? इस वजह से इंडिया का बस यही 2 कंसर्न है, ठीक है। नाउ बायोलॉजिकल हजार्ड क्या है, आई डोंट थिंक समझाने की ज़रूरत है आप लोगों को। जो भी मतलब कोई भी हजार्ड जो ऑर्गेनिक ओरिजिन का हो, बायोलॉजिकल वेक्टर हो, उसके थ्रू वो आ जाए, जैसे कोई पैथोजन है आपका, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी है, कोई टॉक्सिन्स हैं, कोई बायो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, तो ये आपके बायोलॉजिकल हजार्ड्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ड्राइविंग बायो हजार्ड्स डेवलपमेंट, अब ऐसे क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहे हैं, जो नए नए वायरस आ रहे हैं, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर का पैटर्न बदल रहा है आपके, जिससे न्यू पैथोजेंस, न्यू बैक्टीरिया, वायरस जो है जन्म ले रहे हैं। दूसरा आपका हीट रिलेटेड रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको पता है कितना हाई टेम्परेचर हो रहा है, उस टेम्परेचर पे नए नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी कुछ आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। ओवर यूज़ कर रहे हैं हम लोग एंटी माइक्रोबियल्स का, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेजर्स टेकन, इनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, तो सबसे पहले तो ILO के कन्वेंशंस आए हैं डिफरेंट 155, 187 ये सारे आए हैं। तो ये जो 155 था ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की बात करता था, कैसे ऑक्यूपेशन पे आपको सेफ्टी और हेल्थ रिलेटेड चीज़ें करनी है। फिर आपका 187 था, ये भी कुछ आपका कुछ वर्क फोर्स से रिलेटेड ही था। तो ये कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लेवल पर ऑलरेडी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, पर अब बायोलॉजिकल हजार्ड्स के लिए एक डेडिकेटेड ग्लोबल कन्वेंशन बन गया है, जो कि ये पहला कन्वेंशन है जो इस चीज़ से डील करता है। अब ऐसा नहीं है ये जो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा वर्क फोर्स हो, कोई वर्कर
करो, उसको प्रॉपर आपको राइट देने, नहीं, ये प्रॉपर बात कर रहा है कि भाई किस तरीके से बायोलॉजिकल हजार्ड्स का जो भी वर्कर्स सामना कर रहे हैं उनको आपको प्रॉपर सेफ्टी, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। समझ में आ गया? अच्छा, इसके अलावा भी कुछ हाईलाइट है, ये जो ILO की कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया, फर्स्ट एवर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल हजार्ड। इस मीटिंग में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हुई आपकी, जैसे पहला तो है फर्स्ट स्टैंडर्ड सेटिंग डिस्कशन ऑन डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, यानी कि आपका पहली बार डिस्कशन हुआ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पे, यानी कि प्लेटफॉर्म इकोनॉमी जैसे कि उबर, जोमेटो, अमेजॉन, स्विगी, ओला ड्राइवर्स, ये जो डिलीवरी एजेंट्स वगैरह होते हैं ना, ये तो इनके जो इश्यूज़ हैं, कैसे इश्यूज़, जैसे कि इनको फेयर पे दो, उनको डिसेंट सैलरी दो, आप लोग सोशल सिक्योरिटी उनको उनकी मेंटेन करके रखो, आप लोग सेफ्टी दो उनको, क्योंकि कई बार डिलीवरी उनको करना होता है विदिन 15 मिनट्स 30 मिनट्स, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। उनके क्या क्या राइट्स हैं उनके वर्क फोर्स पे, ये उनको दो। तो ये बातें यहाँ पे पहली बार जो है की गई। इसके बाद अडॉप्टेड और रिजोल्यूशन टू रिड्यूस इनफॉर्मेलिटी एंड सपोर्ट द ट्रांजिशन टू फॉर्मल वर्क, यानी कि जो आपके वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करो, सोशल प्रोटेक्शंस को इम्प्रूव करो, डिसेंट जॉब्स आप लोग क्रिएट करो। समझ में आ गया? तो ये डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है उनके लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ आपका 80 से लेकर 90% वर्कर्स जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो कैसे उसको रेगुलेट करना है, कैसे इनफॉर्मल जो एनवायरनमेंट है उसको फॉर्मल की तरफ लेके जाना है, इसकी बात हो रखी है। फिर आपका अमेंडमेंट टू द कोड ऑफ द मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 MLC 2006। तो बेसिकली जो आपके मैरीटाइम लेबर्स हैं, जो भी मैरीटाइम सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, मैरीटाइम मतलब कि शिप्स होते हैं ना, बड़े बड़े जहाज होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाते हैं। तो इन सेक्टर्स में जो भी लोग, चाहे वो झाड़ू लगाते हो, चाहे पोछा लगाते हो, चाहे वो शिप चलाते हो, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी वर्कर्स हैं यहाँ पे, उनके राइट्स को लेके यहाँ पे बात हुई। तो ये जो एक्ट है ना, ये आपका मिनिमम वर्किंग कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके का होना चाहिए वो चीज़ें बताती है जो मैरीटाइम सेक्टर में जो भी लोग इन्वॉल्व है उनका। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और इन्होंने जो भी अपना रूल्स वगैरह जो भी इन्होंने निकाला था, इंडिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, रेटिफाई कर लिया था 2015 में। ठीक है, तो उसकी भी डिस्कशन हुई यहाँ पे। तो बस यही है, आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना ये प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ना ये मेन्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आपके लिए है इंपॉर्टेंट एक तो फर्स्ट बायोलॉजिकल हजार्ड का मतलब जानना, क्या होता है, क्या पता पूछ ले कि कौन कौन ऐसी बीमारियां हैं जो बायोलॉजिकल हजार्ड्स की तरह काउंट होती है, किस किस सेक्टर में बायोलॉजिकल हजार्ड्स हो सकते हैं। तो ये आप थोड़ा बहुत अपने कॉमन सेंस से भी कर दोगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नोट्स की तरफ। इधर नीचे ये रहे हमारे ये ILO कन्वेंशंस। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा ILO का मकसद क्या था, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करना, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन देना, बायोलॉजिकल हजार्ड्स से अपने वर्कर्स को प्रिपेयर रखना, रिस्पॉन्स रेडी रखना, किसी एक्सीडेंट या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। सिमिलरली इंडिया का क्या कंसर्न है वो मैंने आपको बता दिया, बायोलॉजिकल हजार्ड्स की डेफिनेशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके अलावा जो ये था यहाँ पे, ये आपके लिए मतलब आपको पता है दैट इज़ इनफ, इसका कोई इतना रेलेवेंस है नहीं, ना प्री के पर्पज से ना मेंस के पर्पज से। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास थर्ड टॉपिक जो कि है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, कराने को तो मैं काफ़ी शॉर्ट में भी करा सकती हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो, इस वजह से मैं काफ़ी डिटेल में समझाती हूँ आप लोगों को ये चीज़ें। तो इसको बहुत ध्यान से समझना। पहले तो हमें ये समझना है कि कार्बन प्राइसिंग क्या होता है। ठीक है, तो अभी इमेजिन करो कि आप ना बिजली यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि जैसे कोल से या जैसे ये बिजली नॉर्मली प्रोड्यूस की जाती है, वो बिजली प्रोड्यूस हो रही है और वो काफ़ी सस्ती भी है। ठीक है, ये आपके इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करती है। और दूसरी जो आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वो सोलार से इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आप क्या चुनोगे? आप नेचुरली वो ऑप्शन चुनोगे जो चीप होगा, राइट। तो अब जो चीप है वो क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। समझ रहे हो बात? तो ये जो प्रॉब्लम था ना, और जो दूसरा ऑप्शन है वो महंगा है, जिस वजह से लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया तरीका जनरेट किया गया जिसका नाम रखा गया कार्बन प्राइसिंग। ठीक है, कार्बन प्राइसिंग क्या है इसको आगे समझेंगे, लेकिन इसका जो मेन मकसद है ना वो ये है कि जो पॉल्यूटर है, जो पॉल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को, जैसे कि मैं, ठीक है, उसको उसका टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्या भरना पड़ेगा? टैक्स। यानी कि आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो तो आप इसका टैक्स भरो, जितना आप पॉल्यूट कर रहे हो एनवायरनमेंट को उतना। समझ में आ गया? अब वो किस तरीके से भरो, तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके कार्बन प्राइसिंग के, यानी कि इन 3 तरीकों से आपसे टैक्स जो है वो लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, इसमें ना गवर्नमेंट ना एक कैप सेट कर देती है कि आप टोटल ना
इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड है जो एमिट कर सकते हो। समझ में आ गया? जैसे कि 20 टन, 10 टन, वट एवर द अमाउंट इज, गवर्नमेंट विल डिसाइड, ठीक है। उसको कहते हैं परमिट, कि गवर्नमेंट ने इसको परमिट दे दिया है, एक तरीके से इजाज़त दे दी है, परमिशन दे दी है कि ये सिर्फ 10 टन या जितना भी जो भी इनका मेजरिंग यूनिट होता होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज़ कर सकते हैं इन्वायरमेंट में। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल मान लो 10 टन मैंने मान लिया, ठीक है। अब मुझे मेजरिंग यूनिट नहीं पता है कि टन में होता है किस में होता है, तो ये मत मुझे बोलना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल 10 टन होता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है 10 टन की परमिशन मुझे मिली हुई है कि मैं इतना इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर सकती हूँ, ठीक है। आपको भी 10 टन मिली हुई है। अब मैं सिर्फ इस्तेमाल कर रही हूँ 8 टन, एक महीने में मेरा 8 ही हो पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती मैं। लेकिन आपको हर महीने नीड है 12 टन की, तो ये जो 2 टन है ना एक्स्ट्रा जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आप मेरे से परचेज़ कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये सिस्टम है कुछ आपका एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। इतना आप अगर नहीं भी समझ आ रहा है ना तो बस बेसिक समझ जाओ आप बस, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होगा ना, जो आप पे कर रहे हो, जितना आप पॉल्यूशन कर रहे हो, तो हो सकता है कंपनीज आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि उनको महंगा पड़ेगा, तो इस वजह से कार्बन का एमिशन जो है वो कम करेंगे। समझ में आ गया? दूसरा आपका कार्बन टैक्सेस। तो कार्बन टैक्सेस वही जैसे आप बिजली बिल भरते हो या टैक्स भरते हो, रोड पे टोल्स भरते हो, इसी तरीके से आपको एक कुछ फिक्स अमाउंट होगा जो आपको टैक्स की तरह भरना पड़ेगा कि आप पर टन कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब कि आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ कर रहे हो। तो ये जो रेट है ना कि पर टन का रेट कितना रहने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये गवर्नमेंट ही है जो डिसाइड करेगी। समझ में आ गया? तो ये आपको डायरेक्ट टैक्स भरना पड़ेगा इसमें। इसके बाद है तीसरा आपका कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, ये वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, मतलब अगर कोई NGO, कंपनी या कोई इंडिविजुअल कोई भी एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है, जैसे कि एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ वगैरह लगाना, रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी, तो उसको ना उसके बदले कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे। कार्बन क्रेडिट्स जो इसमें थे ना एक्स्ट्रा, जैसे आपको 10 मिले थे, तो उस तरीके से उसको दिए जाएंगे, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल उसको कर सकता है। समझ में आ गया? तो ये है पूरा आपका पूरा कार्बन प्राइसिंग का सिस्टम। तो इस सिस्टम को जनरेट ही इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करें एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब ये सिस्टम पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था और इसी चीज़ को लेके वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, इस वजह से ये चीज़ जो है ये आपका न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है। किसने रिपोर्ट पब्लिश की है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने। क्या है रिपोर्ट का नाम? स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट। बेसिकली ये रिपोर्ट आपका ये बताता है कि कार्बन प्राइसिंग को लेके क्या सिचुएशन है, जो हमने शुरू किया था उस कहीं पहुंचे हम कि नहीं पहुंचे हम उस चीज़ को लेके। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा इसका जो है ये बता रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे 2005 में ना 5 ऐसी कंट्रीज़ थी जो कार्बन प्राइसिंग के ऊपर काम कर रही थी, ठीक है। सिर्फ 5 ही ऐसे एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स थे यानी कि कंट्रीज़ थी। अब आज की डेट में वो 80 में बदल गई हैं। तो 2005 में ये जो डेटा था पूरा आपका 5 था और आज कितने होंगे? 80 कंट्रीज़ है जो इसमें इन्वॉल्व है। क्लियर है ये चीज़? इसमें आपका इंडिया भी है जो कार्बन प्राइसिंग को लेकर काम कर रहा है। इंडिया, ब्राज़ील, टर्की, तो ये तीनों ही डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कार्बन प्राइसिंग को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको लेके अपना काम वो कर रहे हैं, ठीक है। अब इस रिपोर्ट की हाईलाइट बात ये है, सबसे पहले तो कवरेज। तो कवरेज ये है कि अभी तक ना कार्बन प्राइसिंग से दुनिया का ऑलमोस्ट आपका 28% जो है ग्लोबल ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है GHG इमिशन जो है ये कवर हो रहा है, जिसमें आपके 43 तो डायरेक्ट कार्बन टैक्सेस है ये वाले और 37 आपके परमिट्स वाले हैं, ये बाय एंड सेल वाले। समझ में आ गया? तो मतलब ना आपका अभी भी 72% एमिशन के लिए कोई कार्बन प्राइसिंग सिस्टम नहीं है, वो हमें बनाना पड़ेगा। दूसरा आपका रेवेन्यू जनरेशन, इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है? तो 2024 तक ये कुछ आपका 100 बिलियन US डॉलर्स था, प्लस आपका जो इसके अलावा भी कुछ रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ने जनरेट किया वो था। समझ में आ गया? तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं है बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी ना, जैसे हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, राइट। तो अब गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है पॉल्यूशन का कार्बन प्राइसिंग के थ्रू, अब उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट जो है पॉल्यूशन को टैकल करने में लगा सकती है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम आ गया है और उस इनकम का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए ही किया जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया। फिर सेक्टर वाइज कवरेज की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा पावर सेक्टर कवर है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सोर्स है। समझ में आ गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एमिट होता है। उसके बाद जो आपकी इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट हो गया और ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो, लेकिन एग्रीकल्चर और वेस्ट सेक्टर्स भी अभी भी लार्जली जो है ये अनकवर्ड हैं। प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर एमिशन मेजर करना ना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि मीथेन हो गया राइस फील्ड से या काउस से जो निकलता है, तो वो भी एक मेजर सोर्स है। फिर आपका वेस्ट सेक्टर में भी अभी थोड़ी मॉनिटरिंग वीक है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर और वेस्ट इसमें अभी पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाया है। इसके बाद कार्बन क्रेडिट सप्लाई वर्सेस डिमांड। अब कार्बन क्रेडिट क्या हो जाएगा? एक सर्टिफिकेट
हो जाएगा जो प्रूफ करता है कि तुम्हें 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस किया है या अवॉइड किया है। और 2024 में लगभग 1 बिलियन टन जो अनरिटायर्ड कार्बन क्रेडिट्स पड़े हुए थे। मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है पर डिमांड अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। क्लियर है ये चीज़? तो ये है, आपको ना एक चीज़ मैं बताऊँ, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पहले भी पूछा जा चुका है। तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, भले ही आप ये याद ना रखो क्योंकि ये आप कहीं आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट ये डेटा आप मेंशन कर सकते हो, दैट इज़ इट, कि इतना इतना हो रहा है। कोई भी एक डेटा, चाहे ये ले लो, चाहे इतना पैसा लगा है बचा है, ये आप ले लो, समझ में आ गया। बाकी ये पढ़ोगे आप सेक्टर वाइज कवरेज कितना है तो ये आपको खुद ही लिख सकते हो आप, इसमें इतना कुछ हाई एंड फास्ट नहीं है जो समझ में नहीं आए, ठीक है। फिर कार्बन प्राइसिंग क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब कार्बन प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ की प्रोविजंस है ग्लोबली और इंडिया में भी, ये समझो थोड़ा ध्यान से। तो ग्लोबली जो आर्टिकल नंबर 6 है पेरिस एग्रीमेंट का, पेरिस एग्रीमेंट आपको पता होगा एक ग्लोबल बड़ा फ्रेमवर्क है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना उनको टैकल करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, वो ये कहता है कि आप क्या करो, एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है अपना अपना बनाओ, हर कंट्री को बोला ये, ठीक है। इसका मतलब ये कि कितना एमिशन जो है वो लोग कट करेंगे, कैसे करेंगे, ये एक रिपोर्ट हमारे पास सबमिट करो हर एक कंट्री, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, नया नया फ्रेमवर्क निकाल दिया जिसमें आर्टिकल नंबर 6.2 क्या कहता है, कोऑपरेटिव अप्रोच की बात करता है कि कैसे 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री अगर एक दूसरे की हेल्प करता है कार्बन एमिशन को कट करने में तो कार्बन क्रेडिट जो है वो कैसे शेयर होगा। इसके बाद जो आपका आर्टिकल नंबर 6.4 है ये बोलता है कि एक इंटरनेशनल कार्बन मार्केट क्रिएट करने के रूल्स को फाइनलाइज करता है ये, जिसमें कंट्रीज जो है ना आपस में वेरीफाइड कार्बन क्रेडिट्स बाय सेल कर सकती है। जो मैंने आपको क्रेडिट वाला सिस्टम ऊपर बताया था ना, वो कंट्रीज के बीच में, जैसे मैंने 10 क्रेडिट बोले थे, तो इंटरनेशनली कंट्रीज को कितने क्रेडिट अलाउ है, कैसे उनको अगर ज़्यादा चाहिए तो किस कंट्री से वो परचेज कर सकते हैं। तो ये मार्केट्स वगैरह क्रिएट करने की बात जो है ये लोग करते हैं, ठीक है। नाउ अब रिसेंट जो बात ये करंट लिंक ये है इसमें कि ये जो COP29 की जो मीटिंग हुई थी बाकू अजरबैजान में 2024 में, इसमें फाइनली एक रूल बुक जो है वो अडॉप्ट किया गया था। मतलब अब एक क्लियर ग्लोबल सिस्टम बन गया है जिसमें क्रेडिट्स का ट्रेड जो है इंटरनेशनली हो सकता है विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो उस चीज़ को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, दैट इज इट। कार्बन क्रेडिट जो है किस तरीके से बेचा जा सकता है, कैसे खरीदा जा सकता है, हर एक कंट्री को कितने कार्बन क्रेडिट्स अलाउ होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा है आपका एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ये ना एक तरीके से, जैसे आप मान लो आपकी यूरोपियन यूनियन जो है EU, उनके इंडस्ट्रीज़ ने अपने कार्बन एमिशन का जो वो है ना वो कम करने के लिए हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो किया और अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पे कार्बन टैक्स लगा दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरी कंट्री, मान लो इंडिया या चाइना, चीप और पॉल्यूटिंग प्रोसेस यूज़ करके गुड्स बनाकर EU में एक्सपोर्ट करती हैं तो EU के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो लोग तो कार्बन एमिट कर नहीं रहे, बेचारे महंगा प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे, जिस वजह से सामान उनका महंगा हो रहा है। अब मान लो जैसे इंडिया है या चाइना है, यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, अब यहाँ का सामान वहाँ चला जाएगा, वहाँ सस्ता बिकेगा, तो वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कार्बन लीकेज। समझ में आ गया क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? कार्बन लीकेज। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए EU ने बनाया आपका CBAM। समझ में आ गया? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जो भी इंपोर्टेड गुड्स आएंगे, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा जो भी आएंगे, उन पर बॉर्डर पर ही कार्बन प्राइस लगा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर EU के अंदर 1 टन स्टील पर ₹100 का कार्बन टैक्स लग रहा है तो बाहर से इंपोर्टेड स्टील पर भी उतना ही टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा, सबके लिए एक ही लेवल हो जाएगा, चाहे आप कार्बन पॉल्यूट करो ना करो, इससे कोई कंट्री चीटिंग नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है? और कि जैसे इंडिया में भी हो सकता है, मान लो हम भी कार्बन क्रेडिट का कुछ ऐसे सिस्टम अपना लें और हम लोग पॉल्यूशन, हमारी इंडस्ट्रीज नहीं कम करने के चक्कर में थोड़ा महंगा सामान बेच रही है, अब बाहर से सामान जो हम मंगवा रहे हैं वो सस्ता हो रहा है, हमारे साथ भी हो सकता है। तो इस वजह से सब पर एक इक्वली टैक्स लगा दो आप, ताकि सबका सामान जो है मार्केट में इक्वल फेयर प्राइसिंग पर बिके। समझ में आ गया? तो बस यही था आपका ये। इसके अलावा आप बात करते हैं इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो इंडिया ने क्या किया है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2013 में 2 मैकेनिज्म बताए हैं, ठीक है। अब वो क्या 2 मैकेनिज्म बताएं? सबसे पहला तो आपका कंप्लायंस मैकेनिज्म, यानी कि ये उन इंडस्ट्रीज के लिए है जो ऑब्लिगेटेड है, जैसे पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्रीज, जो पॉल्यूशन करेंगी ही करेंगी, उनका काम ही यही है। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट ना उनको एक एमिशन रिडक्शन टारगेट देगी कि आप इतना एमिशन कर सकते हो। अगर वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ेंगे उनसे जिन्होंने टारगेट से ज़्यादा रिड्यूस किया है। समझ में आ रहा है? तो बस यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको ऊपर बताया था
पॉल्यूशन ज़्यादा किया आपने तो पैसे दो और क्रेडिट खरीदो आप, समझ में आ गया। दूसरे जिनके पास क्रेडिट बचे हुए हैं उनसे, ठीक है। दूसरा है आपका ऑफसेट मैकेनिज्म, तो ये उनके लिए है जो ऑब्लिगेटेड नहीं है, जैसे एनजीओ, स्टार्टअप्स, प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये लोग अगर कोई ग्रीन प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन, जंगल वगैरह लगाते हैं, पेड़ वगैरह, रिन्यूएबल एनर्जी, मीथेन कैप्चर, एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह, तो वो अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट से जितना एमिशन कट होगा उसके बदले उनको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर वो क्रेडिट्स उन इंडस्ट्री को बेच सकते हैं जो कंप्लायंस के लिए क्रेडिट खरीदना चाह रहे हैं, जैसे कि ये वाले, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा इंडिया वाला फ्रेमवर्क। आई होप ये समझ में आ गया हो कार्बन प्राइसिंग का सिस्टम। अब इसके नोट्स की तरफ चलता है, फटाफट से देखते हैं। इसके नोट्स ये रहे, हाँ। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, किसने रिलीज़ किया है उसका नाम बता दिया है। ग्रोथ एंड कवरेज कार्बन प्राइसिंग को लेके क्या था, पहले 5 थे अब 80 कंट्रीज़ हो गए हैं। कितना कवर करता है, 28% ग्लोबल GHG एमिशन का। इंस्ट्रूमेंट 43 कार्बन टैक्सेस हैं इसमें आपके, और 37 ETCS है 28% में। इसके बाद इंडिया, ब्राज़ील, टर्की डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो कि अब ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं, ठीक है। फिर रेवेन्यू कितना रहा, कार्बन क्रेडिट सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड अभी कम है, लोगों को उतना पता नहीं है इसके बारे में। ग्लोबल प्रोविजन क्या है, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हो गया। ऐसे भी आप लिख के आ जाते हो ना, तो वो वहाँ भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये जो पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरा लिखना है, नहीं, हमें अपनी तरफ से शॉर्ट टू शॉर्ट, आप चाहो तो इसके आर्टिकल्स आप मेंशन करके आ सकते हो, ये अलॉन्ग विद द नेम, तो वो भी मोर देन इनफ होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि इतना डिटेल में लिख के आना है। फिर इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, ये 2 पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हो, समझ में आ गया। तो ये था आपका पूरा कार्बन प्राइसिंग को लेके। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, छोटा सा है ये, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024। और इसको थोड़ा ना इधर रख लेते हैं, एक सेकेंड, इधर आ जाओ तुम, ताकि ये कंटिन्यूएशन में रहे। हाँ, तो क्या है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024। तो ये आपका रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। अगेन आपका काम है कमेंट सेक्शन में इसका हेडक्वार्टर्स बताना मुझे, ठीक है। इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ना, ये बता रहा है कि जो एशिया है आपका वो सबसे ज़्यादा मतलब गर्म होता जा रहा है। तो एशिया 2024 का या तो सबसे गर्म था या तो दूसरे नंबर पर सबसे गर्म था, सेकेंड वार्मेस्ट ईयर था ऑन रेकर्ड, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो आपका 1991 से लेके 2020 तक जितना टेम्परेचर था उससे 1.04 डिग्री ज़्यादा था, ठीक है। तो एशिया जो है ना, अब जितना नॉर्मल 1% 1 डिग्री जो है वो बढ़ता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है बेसिकली। और जितना पूरी दुनिया जितनी फास्ट गर्म हो रही है ना, उससे डबल स्पीड से सिर्फ आपका एशिया जो है वो गर्म होता जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है जो पड़ रहा है। और तीसरा है ग्लेशियल लॉसेस, यानी कि हिमालय और जो इतने भी माउंटेन रेंजेस थे ना, उनमें आपका हमें कम स्नोफॉल देखने को मिली है, ज़्यादा गर्मी की वजह से ये हुआ है। जो ग्लेशियर आपके मेल्ट हो रहे हैं, ये ग्लेशियर्स जो है ना करोड़ों लोगों के लिए पानी का सोर्स का काम करते हैं, आपको पता होगा। तो ये है। फिर रिकॉर्ड सी टेम्परेचर्स, तो सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है। एशिया के जितने भी समुद्र हैं वो दुनिया से लगभग डबल स्पीड से ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। ज़्यादा साइक्लोन्स, जो तूफान वगैरह है, ये सारी चीज़ें हमें यहीं पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो यही था आपका रिपोर्ट जो ये कह रहा है। बस आपको ये पता होना चाहिए प्री के पर्पज से कि इस रिपोर्ट को रिलीज़ किस बॉडी ने किया है। इस बॉडी ने थोड़ा सा इस बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ पे है, और यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, दैट इज़ इट, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा हमारे आसपास के जो एरियाज़ है, आसपास के जो भी जंगल हैं, वो धीरे धीरे पतले हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, ज़मीन बंजर हो रही है। तो लोगों की जितनी भी नीड्स होती हैं, चाहे वो लकड़ी को लेके हो, गांव के रीजन की बात कर रही हूँ मैं, चाहे फ्रूट्स को लेकर हो, चाहे चारा मिलना हो, ये सारी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। साथ ही आपका क्लाइमेट चेंज पे भी इसका बहुत बुरा असर हमें देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एशिया का ही एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने 2011 में ये सोचा था कि क्यों ना एक मिशन लाया जाए जिससे हम लोग ग्रीनरी को सपोर्ट करें। तो 2011 में इसको लॉन्च किया गया था, नेशनल मिशन फॉर अ क्लाइमेट इंडिया, जो कि 2020 तक का हो गया था पूरा, इसका चल रहा था काम। अब 2021 से 2030 तक जो नए प्लान है वो रिवाइज किए गए हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है, समझ में आ गया। और किसने इसको पेश किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस चीज़ को रिलीज़ किया है ऑन द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून। इस दिन इसको रिलीज़ किया गया था, समझ में आ गया, इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। अब ग्रीन इंडिया मिशन, इसके बारे में समझते हैं। तो 2011 में इसको लॉन्च किया गया था, वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर नेशनल एक्शन
प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके अंदर हमने कुछ और 8 मिशंस लिए थे, उन 8 में से एक हमारा ये भी था जिससे हम लोग हमारा जो क्लाइमेट है उसको किस तरीके से सेफ रखना है ये स्टेप ले सकें, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो फॉरेस्ट, भाई पेड़ लगाओ, और 24 मिलियन हेक्टेयर्स यानी कि बहुत ही बड़े एरिया के अंदर हमें पेड़ लगाने हैं, सिर्फ जंगल में ही नहीं बल्कि जो आपके नॉन फॉरेस्ट लैंड है ना, जैसे कि गांव के आसपास का रीजन हो गया या जहाँ पे कुछ वो नहीं है, जैसे कैसे समझाऊं, जैसे आपने देखा होगा मेट्रोज हैं, ठीक है, मेट्रो की जो लाइन जहाँ पिलर्स हैं उनके बीच में भी काफ़ी सारे ऐसे पौधे छोटे छोटे लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से जो आपके नॉन फॉरेस्ट लैंड है ना जहाँ पे हो सकता है ये काम, वहाँ भी पेड़ लगाया जाए। दूसरा आपका कार्बन सिंक जो है ना उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। तो आपको पता है ट्रीज जो होते हैं ना वो एक नेचुरल एसी की तरह काम करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं साथ ही, ठीक है। तो 2030 तक ये प्लान है टोटल कि 2.5 से लेके 3 बिलियन तक आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको अब्जॉर्ब कराना, समझ में आ गया। तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक बहुत ही बड़ा, हमारे लिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा हमारे लिए। अब ये हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो 3 सबमिशंस, देखो ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। सबसे पहले तो फॉरेस्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, सिर्फ नए पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि जो जंगल बच गए हैं उनकी क्वालिटी बेटर करेंगे हम लोग, नए फॉरेस्ट ट्रीज कवर बढ़ाएंगे, अफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेड लैंड जो है उसको रिस्टोर करेंगे, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट लोगों की जो इनकम है उसको डाइवर्सिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जंगल से सिर्फ लकड़ी नहीं मिलती, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, हनी मिलता है, बैम्बू जैसी चीज़ें मिलती हैं, तो इन सब चीज़ों से उन लोगों की इनकम जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब इसको, इस जो ये स्कीम है इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये आपका इसके लिए स्पेशली बजट में मेंशन किया गया है, बजट से इसको फंडिंग मिलेगी, बजट का पार्ट रहेगा ये। साथ ही इसमें जो इसका सबसे मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग है नेशनल CAMPA कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड, यहाँ से आएगा जो आपका बजट में अलग से एलोकेट किया जाएगा, समझ में आ गया। अब इसके बाद टाइमलाइन 10 साल तक के लिए है ये, और ये आपका इसका मॉडल क्या होगा, तो बॉटम अप मॉडल है, मतलब प्लानिंग दिल्ली से नहीं बल्कि लोकल लेवल पे होगी, ताकि लोकल लेवल शुरू, जैसे गाँवों जैसे एरियाज़ हो गए वहाँ से काम जाके शुरू किया जा सके और लोकल लोगों की मदद ली जा सके, समझ में आ गया। यही आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, तो ये आपका यही कह रहा है कि जो लोग लोकल लेवल पे हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको पता है कौन सी ज़मीन खाली पड़ी है, किस तरीके से काम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उनकी हेल्प लेंगे, समझ में आएगा। तो बेसिकली हम नए पेड़ लगा रहे हैं, जंगल बचा रहे हैं, एनवायरनमेंट कूल कर रहे हैं, और साथ में जो गाँव के लोग उनका इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, उनकी रोजी रोटी भी देंगे उनको, हम लोग नए उनको रिसोर्सेज देंगे हम लोग जिनसे वो और कमा सकते हैं, समझ में आ गया। नाउ ये समझते हैं डायग्राम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मिशन लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, ये मिशन आपका NDC के थोड़ा से NDC से मिला जुला है। NDC के जो गोल्स हैं उसको मतलब उसको कंप्लीट करता है। ये किस तरीके से, देखो NDC का मतलब है आपका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये पेरिस एग्रीमेंट जो हमने पढ़ा था ना उसी का एक मेजर पार्ट है। इसका मतलब ये है हर कंट्री अपने हिसाब से एक क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाए, उसी को हम लोग NDC बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़। नाउ माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच। अब माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच क्या है, इसको ऐसे सोचो जैसे इंडिया में कुछ आपके स्पेशल जोन्स जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत वल्नरेबल है, जैसे कि अरावली हो गए, वेस्टर्न घाट्स हो गए, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स हो गए, आपके मैनग्रोव्स हो गए, इंडियन हिमालयन रीजन्स हो गए, ये ऐसे रीजन्स हैं जो कि काफ़ी वल्नरेबल है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी इन्हीं को दी जाएगी, इन्हीं के रिस्टोरेशन पे, प्लांटेशन पे, इन सारी चीज़ों पे इनके लिए काम किया जाएगा जो मोस्ट वल्नरेबल जोन्स है, ठीक है। इसके बाद आपका प्राइवेट सेक्टर, तो गवर्नमेंट अकेली ना कुछ मतलब ज़्यादा काम नहीं कर सकते हमारे इन्वायरमेंट को लेके, तो इस वजह से गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑपरेट करके काम करना पड़ेगा। जैसे प्राइवेट कंपनीज का क्या होता है, वो लोग टैक्सेस भरते हैं, तो उनका रेवेन्यू अगर कुछ एक्स अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है ना, तो उनको अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज CSR में इन्वेस्ट करना होता है। CSR का मतलब होता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर कंपनी को करना पड़ता है जिनका रेवेन्यू या प्रॉफिट एक्स अमाउंट से ज़्यादा जाता है, वो अमाउंट गवर्नमेंट बताती है, ठीक है। तो अब CSR जो है आपका, CSR में उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ता है बेसिकली। चाहो तो किसी स्कूल का आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा दो, बच्चों की एजुकेशन में पैसा खर्चा करो, इस तरीके से, चाहो तो इन्वायरमेंट में कुछ खर्चा करो। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, CSR का फंड लेके जो आपके इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो ये वाली स्कीम है, इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। फिर आपका कार्बन मार्केट्स, तो जब इंडिया आपका एफोरेस्टेशन या एग्रो फॉरेस्ट्री करता है तो पेड़ आपके CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, इससे कार्बन क्रेडिट बनता है।
ये क्रेडिट्स वॉलेंट्री कार्बन मार्केट में बेच के पैसे हम लोग कमा सकते हैं। मतलब फॉरेस्ट को बचाने से एनवायरनमेंट भी सेव है, प्लस पैसे भी आप जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है। फिर है आपका ग्रीन इंडिया एयरफोर्स, तो ये भी एक आपका ट्रेंड यूथ कैडर होगा, समझो एक तरीके से इको आर्मी होगी। इको मतलब इन्वायरमेंट के लिए आर्मी है, ठीक है। इनका काम होगा प्लांटेशन करना, मेंटेनेंस करना, इंश्योर करना कि लगाए हुए पेड़ जो वो सर्वाइव कर रहे हैं। सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं, उनको पालना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। समझ में आ गया? तो ये था आपका ये टॉपिक, आई होप समझ में आया। अब इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। पहले तो 5.4 जो मैंने आपको बताया था, ये वाला स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024, ये आप वैसे तो ऑलरेडी वो काफ़ी छोटा टॉपिक है, बट स्टिल क्योंकि आप अगर मैं चाहती हूँ मेरे नोट्स अगर पढ़ रहे हो तो एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाए, तो आपको पता होना चाहिए ये किसने रिलीज़ किया है, किसकी एजेंसी है ये, और ये हम पढ़ चुके हैं। हॉटेस्ट ईयर है 2024, रैपिड वार्मिंग, ग्लेशियल लॉसेस एंड सी टेम्परेचर। इसके बाद ये जो टॉपिक था जो हमने अभी किया, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, किस डे पे इसको लॉन्च किया था, कब इसको लॉन्च किया गया था, इसके बाद रिवाइज हुआ है प्लान, इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है, यही सब है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव और 3 सबमिशंस, किस तरीके से हम लोग इस पर काम करने वाले हैं। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास 5.6 ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025। तो इस रिपोर्ट को भी रिलीज़ किया गया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा। नाउ ये जो रिपोर्ट है ना आपकी, ये रिपोर्ट बताती है कि ड्रॉट यानी कि जो सूखा पड़ रहा है वो दुनिया भर में कैसे पड़ रहा है और इसके क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, पहले हमें ड्रॉट जैसी कंडीशन ना बहुत रेयरली देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत फ्रीक्वेंट हमें ये देखने को मिल रहा है। और अब जितना हमारा वर्ल्ड का टोटल एरिया है ना, उसका ऑलमोस्ट 40% एरिया जो है सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पे। एक मिनट सोच के देखो कितना ज़्यादा लैंड, अगर ये एक सेकेंड, अगर ये लैंड है इसका 40% एरिया, इतना एरिया आपका सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये देखने को मिला। इसके कुछ रीसेंट एग्जांपल है, यूरोप में भी, कैलिफोर्निया में भी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी, सोमालिया में भी। ये कुछ रीसेंट एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमें मेजर ड्रॉट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे किस तरीके का पड़ता है, तो देखो ध्यान से समझना। हर ड्रॉट ना कम से कम 3% से लेकर 7.5% तक बढ़ रहा है एनुअली। समझ में आ रहा है? तो जो पहले थोड़े एरिया में था वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है हाइड्रो पावर स्टेशन, यानी कि पानी की कमी से ऑपरेशन से डिसरप्ट हो जाते हैं, जैसे कि इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद आपका इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ड्रॉट की वजह से जो आपके कैनाल्स होते हैं या फिर जो वो नहीं दरिया का पानी टाइप, वो सूखने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है पनामा कैनाल, वो भी कैनाल जो है वो सूख गया है रिसेंटली, हमें वहाँ भी ड्रॉट देखने को मिला है, ठीक है। और एग्रीकल्चर पे इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इस बार हमें क्रॉप यील्ड जो है वो 22% तक गिरावट देखने को मिली है क्रॉप यील्ड में, ठीक है। फिर इकोलॉजिकली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो सॉइल का मॉइस्चर डिक्लाइन हो जाता है। 1980 के बाद से अब तक 37% ग्लोबल लैंड में सॉइल मॉइस्चर कम हो गया है, ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो गया है। 62% जो है मॉनिटर्ड एक्विफायर्स जो आपके इसमें होते हैं ना, ग्राउंड के नीचे जहाँ पे पानी स्टोर होता है, उसमें हमें पानी की कमी देखने को मिली है। फिर इसके बाद इसके अलावा भी कुछ इम्पैक्ट होते हैं। ड्रॉट आपका 34% डिज़ास्टर रिलेटेड डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो है ना, ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इस डेटा के अकॉर्डिंग ये चीज़ है, ठीक है। ये पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ों को और ज़्यादा बेकार वर्स कर देता है। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका ड्रॉट से रिलेटेड। इससे रिलेटेड भी नोट्स ऊपर ही में ये रहे, आपको दिख जाएंगे। ये रहा की फाइंडिंग्स क्या मिला है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट है और इसका अदर इम्पैक्ट भी, ठीक है। नाउ आ जाओ 3.7 नेक्स्ट पे। आई नो आज की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, बट इसको करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ 10-12 टॉपिक आज करा देती हूँ, फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट रहने वाला है ना, उसमें स्टार्टिंग में इसको कर लेंगे, फिर वो नेक्स्ट सब्जेक्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे जाता है अभी। तो 7th है ग्लोबल ओशन डार्कनिंग थ्रेटन्स अंडर वाटर इकोसिस्टम। तो आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, जो आपके समुद्र का पानी होता है, ओशंस का जो पानी होता है ना, वो पानी ना पहले चमकता था। जैसे ये ओशन सरफेस है ना, इस सरफेस पे सनलाइट आती है, सनरेज गिरती है और ये रिफ्लेक्ट होती है, जिससे पानी का जो सरफेस है वो थोड़ा आपका ब्लूइश और वाइटिश ऐसे आपको शाइनिंग दिखती थी उस पानी में, ठीक है। तो होता क्या था, जैसे सनरेज गिरता है ना, नीचे जाता है तो 200 मीटर तक ही जाता है सनरेज, तो वहाँ तक हमें रोशनी देखने को मिलती है, रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और इस 200 मीटर डेप्थ को हम लोग फोटिक जोन्स कहते हैं। और इसी 200 मीटर डेप्थ में ना आपके 90% जो स्पीशीज होते हैं पानी के, वो रहते हैं। समझ में आ गया? अब ये जो लाइटनिंग थी ना, ये अब कम होती जा रही है, जिस वजह से हमें समुद्र में भी अंधेरा देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? इसी चीज़ को क्या कहा गया है, डार्कनिंग ऑफ ओशन, ठीक है।
नॉर्मली सनलाइट 200 मीटर तक समुद्र के अंदर जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग फोटिक जोन। अब लाइट कम जा रही है, इसका मतलब फोटिक जोन जो आपका छोटा हो रहा है, जिससे मरीन लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये छोटा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो है आपका कोस्टल एरियाज। तो होता क्या है ना, जो आपके खेतों का पानी होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो समुद्र में गिरता है। बारिश में जो आपकी मिट्टी और सेडिमेंट्स होती है वो भी ज़्यादातर आपकी समुद्र में ही गिर जाती है। इससे पानी जो होता है समुद्र का वो थोड़ा डर्टी क्लाउडी जैसा हो जाता है, जिससे लाइट जो सनलाइट है वो अंदर पानी के कम जा पाती है। समझ में आ रहा है? दूसरा है आपका ओपन ओशंस। तो ओशन जो है, ये ओशन सरफेस जो है आपका, ये ऊपर का पानी इसका गर्म हो रहा है, तो एल्गे ज़्यादा उगती है यहाँ पे। आप एल्गल ब्लूम हमें देखने को मिलता है, आपने देखा होगा पानी के ऊपर थोड़ा ग्रीनिश देखने को मिलेगा आपको। तो क्लाइमेट चेंज से ओशन करंट्स जो है ना, पानी का फ्लो वो भी बदल रहा है, लाइट पेनिट्रेशन और कम हो रही है, जिससे हमें ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? सबसे पहला जो इम्पैक्ट आपका हो रहा है, जो आपके प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, इनको फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, लाइट कम है, कम ग्रो करेंगे। मछली और जो दूसरी स्पीशीज़ हैं उनका रिप्रोडक्शन और कम्युनिकेशन पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आ रहा है? दूसरा आपका जो ये फिशरीज इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, किस तरीके से फ़िश ख़त्म हो जाती है, फ़िश स्टॉक कम हो जाता है, मछली पकड़ना मुश्किल हो जाता है, इकोनॉमिक लॉस हमें देखने को मिलता है। फिर क्लाइमेट पे भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जो समुद्र है वो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, लाइट कम होती है, ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, मतलब क्लाइमेट रेगुलेशन आपका वीक हो जाता है। समझ में आ गया? ओशन में डार्कनिंग यानी कि कम लाइट यानी कि कम प्लांट्स यानी कि कम मछली यानी कि कम ऑक्सीजन, प्लस ज़्यादा क्लाइमेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप लोग ये देखोगे, जू प्लैंकटन ब्लूम। तो वही जैसे आपके छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, जो स्पीशीज़ जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनकी बात हो रही है, तो उनका भी हमें वो कम देखने को मिल जाता है, उनकी भी स्पीशीज़ हमें विलुप्त होती हुई दिखती है इसी वजह से, क्योंकि वाटर गंदा होता है, सनलाइट नहीं मिल पाती है उन लोगों को। तो ये था, समझ में आ गया? आई होप ये समझ में आया हो। ईजी टॉपिक था, इसके नोट्स भी आपको ऊपर ही मिल जाएंगे, नहीं नीचे आई थिंक, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो ग्लोबल ओशन डार्कनिंग थ्रेटन्स अंडर वाटर सिस्टम, क्या फाइंडिंग हमें पता लगी है, कौन से रीजन ज़्यादा अफेक्टेड हैं। इसके बाद क्या होता है, लाइट पेनिट्रेशन कम होती है, जिसमें से फोटिक जोन आपका कम हो जाता है 200 मीटर से। फोटिक जोन में आपके 90% मरीन लाइफ रहते हैं, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन जो है ब्लूम्स, यानी कि जो प्लांट की स्पीशीज़ और जो एनिमल की स्पीशीज़ हमें उस पानी के अंदर देखने को मिलती है, उनकी तादाद कम हो जाती है। रीजन्स क्या है बता दिया मैंने, इसका इम्पैक्ट क्या है ये बता दिया मैंने आपको, समझ में आ गया? इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन चैलेंज। तो ब्राज़ील और फ्रांस ने ना अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है ब्लू एनडीसी। ठीक है, अब इसी वजह से न्यूज़ में बना हुआ है। अब इसको समझने से पहले ना हमें एनडीसी का मतलब समझना होगा कि एनडीसी क्या होता है। मैंने आपको ऊपर भी थोड़ा सा बताया था, पर एनडीसी का मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अब आपको पता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक पेरिस एग्रीमेंट वगैरह है। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही इसको एनडीसी को, पेरिस एग्रीमेंट ही ये कहता है हर कंट्री को कि अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान आप लोग खुद डिसाइड करो, कितना पॉल्यूशन करोगे, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करोगे, कैसे फॉरेस्ट बचाओगे, ये सारी चीज़ें, और इसी को हम लोग एनडीसी कहते हैं। समझ में आ गया? और इंडिया ने अपने एनडीसी में बोला है कि 2030 तक 50% एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी। जीडीपी के एमिशन और इंटेंसिटी को 2005 के लेवल से 45% कम करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है इंडिया ने बोली हुई है। ठीक है, एनडीसी का, इंडिया का भी एनडीसी का प्लान है। नाउ अब ये ब्लू एनडीसी क्या है? तो ब्लू एनडीसी का मतलब है जब कंट्रीज ना अपने क्लाइमेट प्लान्स बनाते हैं तो उनमें ओशन को सेंटर पे रखते हैं, यानी कि ओशन के लिए भी सोचते हैं, ओशन ही उनका सेंटर होता है। मतलब ओशन इज़ द सेंटर ऑफ अप्रोच, ओशन से वो चीज़ें जो है वो शुरू होंगी एनडीसी में। ठीक है, तो ब्राज़ील और फ्रांस ने इसको लॉन्च किया है और अभी तक 8 कंट्रीज़ हैं जो इस प्लान से ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं, और ये हैं वो 8 कंट्रीज़। आपको इनके नाम जो है पता होने चाहिए। समझ में आ गया? अब ब्लू एनडीसी क्या है तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ब्लू एनडीसी क्या है? ये बेसिकली एक चैलेंज है जिसमें कंट्रीज़ को बोला गया कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करते वक्त ओशन को इग्नोर आप लोग बिल्कुल मत करो, उसको भी अपने प्लान्स का पार्ट बनाओ। समझ में आ गया? तो इसको कहा गया है हमें ब्लू एनडीसी। क्लियर है ये चीज़? नाउ अब ओशन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्लाइमेट क्राइसिस में? तो ओशन क्या करता है, ओशन वर्ल्ड के 30% कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है, इस वजह से ओशन बहुत ज़रूरी है। कोस्टल एरियाज जैसे जो मैनग्रोव्स होते हैं और जो सी ग्रासेस फॉरेस्ट होते हैं ना, ये नॉर्मल फॉरेस्ट से 4 गुना ज़्यादा आपके कार्बन जो है स्टोर करते हैं। समझ में आया? तो सोचो जो ओशन है वो एक वैक्यूम क्लीनर है जो हवा से पॉल्यूशन जो है वो खींच लेता है। इस वजह से ओशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है ये
चीज़। दूसरी चीज़ ये है हीट रेगुलेशन। तो जो एक्स्ट्रा हीट ग्रीन हाउस गैसेस से बनती है उसका 90% ओशन ऑब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ओशन ये हीट ना खींचे तो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा हमारे ये अर्थ। समझ में आ गया? तो ओशन एक तरीके से एसी का भी काम करता है जो अर्थ को ठंडा रखता है, ठीक है। फिर है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। तो ओशन से ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेट की जा सकती है। इससे दुनिया की 1/3 इलेक्ट्रिसिटी नीड्स जो है ये पूरी हो सकती है। समझ में आ गया? तो ओशन आपका एक पावर स्टेशन की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है। नाउ तो इस वजह से न्यूज़ में बना हुआ है। नाउ अब इधर आ जाओ ज़रा नीचे। तो ये है इसके नोट्स, ये आपको समझ में आ जाएंगे कब लॉन्च हुआ था, इनॉग्रल मेंबर्स कौन है, एम क्या है, सपोर्ट क्या है और ओशन का रोल क्या है, क्लाइमेट क्राइसिस को किस तरीके से हम लोग ओशन की हेल्प से टैकल कर सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनफैक्ट आप लोग एनवायरनमेंट के लिए ये पॉइंट ना अलग से लिख के ही रख लो एक नोट्स टाइप स्टिकी नोट्स में, क्योंकि ये आपका बहुत हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ना इटसेल्फ जब एनवायरनमेंट पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से। अभी फिलहाल के लिए इसको रख लो क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प कर सकता है आपकी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अभी डायग्राम। तो ये वही उसी का पार्ट है जो हम पढ़ रहे थे अभी। तो ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो लिए गए थे ताकि हम ओशन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। पहला तो है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये ओशन के कुछ स्पेशल रीजन्स होते हैं जहाँ गवर्नमेंट रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाती है, जैसे फिशिंग, माइनिंग या ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड नहीं होती है, ताकि मरीन एनिमल्स और जो कोरल रीफ्स होती हैं वो सेफ रहे। समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से ना मान लो ओशन में जो नेशनल पार्क्स है वो डिक्लेयर कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, ओशन के अंदर। नाउ UN डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021-2030। नाउ ये यूनाइटेड नेशन आपको पता है ग्लोबल मिशन पर है क्लाइमेट को लेके। तो इन्होंने ये लॉन्च किया था। इसका एम ये था कि ओशन की जो गिरती हुई हेल्थ है ना उसको ठीक करें, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करें। 10 साल का प्रोजेक्ट लेके आए ताकि ओशन को हम लोग सुधार सके, ठीक है। फिर है इंडियन इनिशिएटिव्स। तो हम लोगों ने जैसे ये मिष्टी है तो ये जो है आपका मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, डीप ओशन मिशंस एटसेट्रा। तो इंडिया जो है, इंडिया मैनग्रोव्स यानी कि समुद्र के किनारे जो उगने वाले ट्रीज होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करना, उनको ग्रो करना, इसके लिए हम लोग डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं। मैनग्रोव्स जो होते हैं ये फ्लड्स, स्टॉर्म्स, इनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? तो इंडिया टाइम टू टाइम ऐसे प्लान्स लेके आ रहा है जिससे ओशन को एक्सप्लोर भी किया जा सके, जैसे मिनरल्स, बायोडाइवर्सिटी, मरीन रिसोर्सेज, साथ ही उनको हम लोग डिस्ट्रॉय ना करें, इस इकोसिस्टम को हम लोग प्रोटेक्ट करके रखें। तो इसके लिए भी हम लोग डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3rd यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस UNOC3। तो कहाँ पे हुआ ये कॉन्फ्रेंस आपका? ये आपका हुआ नीस फ्रांस में। ये लोकेशन ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि 3rd यूनाइटेड नेशन ओशंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था और किसने होस्ट किया था इसको? फ्रांस एंड कोस्टा रिका ने। समझ में आ गया? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ गया? अब इस कॉन्फ्रेंस में ना डिसाइड ये हुआ है, एक प्लान बनाया गया है जिस प्लान का नाम है नाइस ओशन एक्शन प्लान। समझ में आ गया? नाइस पढ़ लो, नीस पढ़ लो। तो वो आपका इसमें बनाया गया है। नाउ अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले तो SDG 14 को अचीव करना। SDG 14 क्या होता है? तो SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि ऐसे गोल, ऐसे एम रखना कि हम लोग जो भी इनोवेशन की तरफ जो भी स्टेप बढ़ाएं उसको लेके हमारे इन्वायरमेंट में कोई बुरा असर जो है नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली SDG 14 जो है उसका मतलब है कि लाइफ बिलो वाटर, यानी कि ओशन को बचाना, समुद्र के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज करना। समझ में आ रहा है? लाइफ जो है बिलो वाटर उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो कंट्रीज ने एक रोड मैप बनाया है कैसे SDG 14 पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि SDG 14 जो है सबसे कम पैसा फंडेड है कंपेयर टू बाकी के SDGs। तो ये सस्ता भी है बाकी के SDGs से और इजीली हो भी जाएगा ये, ठीक है। नाउ अब ये जो है ना ये क्या करेगा, सब कंट्रीज ने एग्री किया है कि एक इंटरनेशनल लॉ जो कि लीगली बाइंडिंग हो, यानी कि जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसको सज़ा भी मिलेगी, तो वो बनाया जाए ताकि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जो ओशंस में हम देखते हो आप लोग कितना ज़्यादा प्लास्टिक कूड़ा कचरा वगैरह मिलता है, उसको कंट्रोल किया जा सके। ऐसे रूल बनाओ जो सबको फॉलो करने पड़े। साथ ही कंट्रीज़ ने ये भी डिसाइड किया है आपस में कि हमें मिलकर ग्लोबल एक्शन लेना होगा ताकि क्लाइमेट चेंज और समुद्र का जो एसिडिफिकेशन हो रहा है समुद्र में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मरीन इकोसिस्टम है पूरा डिस्टर्ब्ड है, तो वो एसिडिफिकेशन कम हो, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहा तो समुद्र के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र करेंगे। समझ में आ रहा है? और एसिडिफिकेशन हो क्यों रहा है? तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो ये है, देखो मैं बताती हूँ, जो वो रहते हैं ना
कंपनीज वो सारा केमिकल वेस्ट समुद्र में फेंक देती है, जिसकी वजह से समुद्र का जो पीएच लेवल है ना वो गड़बड़ हो जाता है उसका। समझ में आ रहा है? तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से ये मीटिंग हुई थी। आई होप ये समझ में आ गया हो आपको। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट न्यू रामसर साइट इन राजस्थान। अब रामसर साइट आपको पता ही होगा, तो रामसर साइट्स जो होते हैं ना वो जो हमारे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। मतलब हम किसी वेटलैंड को, जैसे कोई झील, तालाब, कोई कोस्टल एरिया, कोई मैनग्रोव, उसको हम लोग अगर रामसर साइट डिक्लेयर कर देते हैं तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है। बहुत रेयर स्पीशीज़ है वहाँ पे, कोई माइग्रेटरी बर्ड है, कुछ यूनिक बायोडाइवर्सिटी है और क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका रामसर साइट कहलाता है। अब इंडिया ने क्या किया है, 2 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट में ऐड कर दिया है। समझ में आ गया? तो ये इसी वजह से न्यूज़ में बना हुआ है। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम जानना और कहाँ पे है ये, राजस्थान में है ये जानना, क्योंकि मैच द पेयर जो है ना वो आ जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो आपको इन दोनों के नाम पता होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो खींचान और एक मेनार वेटलैंड्स, और कहाँ पर है, राजस्थान में है। और इनको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 में इनको इस दिन पर इनको वेटलैंड रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। समझ में आ गया? अब ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। वैसे यूपीएससी ऐसे पूछता नहीं है डेट वाइज, कभी मैंने देखे नहीं ऐसे क्वेश्चन, बट फॉर योर जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। और कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग? 1973 से कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? तो ये इसी वजह से आपको जानना जरूरी था। अब इन दोनों ना रामसर साइट के बारे में देखते हैं पहले तो ये खींचान वेटलैंड और ये मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? ये है नदर्न थार डेजर्ट में, फालोदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। और इसमें 2 वाटर बॉडीज है, एक है रात्रि नाडी रिवर और एक है विजय सागर तालाब पॉन्ड। ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये एक बार आप लोग रीड जरूर कर लेना इनके लोकेशन वगैरह। समझ में आ रहा है? जो यहाँ पे बर्ड स्पीशीज मिलती है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। व्हाइट रम्ड वल्चर हो गया आपका एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर हो गया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है और यहाँ पे इनका IUCN स्टेटस भी दे रखा है, तो ये तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? ये पढ़ लेना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही राजस्थान में पहले 2 रामसर साइट ऑलरेडी थी, अब 2 और ऐड हो गई, तो कितनी रामसर साइट हो गई राजस्थान में? 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं आपको बता नहीं सकती कितना इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इसको एक एक लाइन इसकी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कौन कौन से हैं? एक तो 2 तो ये हो गए, और इसके बाद सांभार सॉल्ट लेक एंड एनक्योलादियो घाना नेशनल पार्क। समझ में आ गया? ये 4 रामसर साइट्स हैं जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब नीचे आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे ये जेनेसिस यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1975 से ऑफिशियली इफेक्टिव बन गया था। ठीक है, इसके बाद ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंटरनेशनली दुनिया के जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनका सही से यूज करना, डिस्ट्रॉय ना हो, इस वजह से इस कन्वेंशन को लाया गया था। इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे कोई भी वेटलैंड जो है रामसर लिस्ट में ऐड हो सकता है? तो किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट तब बनाया जाता है जब वो 9 में से कम एक क्राइटेरिया फुलफिल करे, जैसे कि रेयर स्पीशीज, माइग्रेटरी बर्ड्स का हॉटस्पॉट होना या यूनिक बायोडाइवर्सिटी। ऐसे ही जो क्राइटेरियाज हैं उनमें से कोई एटलीस्ट एक क्राइटेरिया भी वो अगर फुलफिल कर देता है तो उसको हम रामसर साइट मान लेते हैं। ठीक है, सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मेन ऑफिस कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये जो है ना आपका, ये IUCN हेडक्वार्टर्स में बेस्ड है। क्लियर है ये चीज़? अब इंडिया और रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं तो इंडिया ने इस कन्वेंशन को 1982 1 फरवरी को ज्वाइन किया था और अभी इंडिया के पास 91 रामसर साइट्स हैं जो एशिया में सबसे ज़्यादा है। क्लियर है ये चीज़? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कहता है वेटलैंड्स को बचाओ और समझदारी से उनका इस्तेमाल करो। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। तो तमिलनाडु ने रिसेंटली आपका एक नया जो है सेंचुरी बनाया है जिसका नाम क्या रखा है? ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। क्लियर है? क्यों बनाया है? क्योंकि ये जगह जो है ना माइग्रेटरी बर्ड्स जो दूर दूर से उड़ के आते हैं उनके लिए रेस्ट और फूड पॉइंट बन जाएगा। समझ में आया? अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रेटर फ्लेमिंगो की, जिसका साइंटिफिक नेम ये है। ये प्लीज़ आप लोग पढ़ लेना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में ये पूछा जाता है। क्लियर है? 3-4 बार पढ़ना लिखना, अपने आप ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर IUCN स्टेटस छोड़ा तो मैं बता रही हूँ 2 नंबर छोड़ दिए यानी कि आपने, क्योंकि UPSC पूछता है, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, जो भी एनिमल करंट में बना रहता है उसका IUCN स्टेटस UPSC पूछता ही पूछता है। इस वजह से ये करना, मैंने तो पता है क्या किया था, मैंने तो एटलीस्ट 1-1.5 साल के तो मैंने लिस्ट बना के रखे थे व्हाइट पेपर पे। अगर मैं फोटो दिखाऊंगी ना आपको, और उस पर मैंने ना फोल्ड कर दिया था, जैसे व्हाइट पेपर A4 साइज होता है ना, उसको हाफ से फोल्ड कर दिया और जो भी एनिमल्स हैं उनका IUCN स्टेटस में लिखती चली गई थी और डेली सामने रख लिया था, तो मुझे वो उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी।
फ्रिज के ऊपर लगा दिया, कहीं भी लगा दो, जहाँ अलमीरा पे लगा दो, फ्रिज पे लगा दो, टेबल पे लगा दो। मैंने तो फ्रिज पे लगा दिया था तो मेरे लिए इजी हो गया था वो। तो आप जब भी देखो पानी पीने गए, फ्रिज से कुछ लिया, दिख गया वो सामने ही, तो ऐसे हो जाता है यार, ठीक है। अब बात करते हैं इसके IUCN स्टेटस हो गया। अब ये मिलते कहाँ हैं, तो ये अफ्रीका में, वेस्टर्न एशिया, इंडिया एंड सदर्न यूरोप में मिलते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं ये, तो शैलो वेटलैंड्स में रहते हैं वो, या तो पानी सलाइन हो या तो अल्कलाइन हो। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद फीचर्स क्या है इसके, तो फीचर्स वही है, ये बर्ड्स जो है बहुत दूर तक जा सकते हैं ब्रीडिंग के बाद, लेकिन ब्रीडिंग के टाइम वापस वही जगह आते हैं, उसी जगह पे आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को फिलोपेट्रिक नेचर भी कहते हैं। क्लियर है ये चीज़ ध्यान रखना। अब गुजरात के ना ग्रेट रन ऑफ कच्छ में एक बड़ा एरिया है, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यही है साउथ एशिया का इकलौता ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ग्रेटर फ्लेमिंगो, ठीक है। और इस जगह को हम लोग फ्लेमिंगो सिटी भी कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये प्री के पर्पस से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ यही नहीं, आज मैंने आपको जितने भी आर्टिकल्स, टोटल 11 हो गए, इसमें 18 आर्टिकल्स है। 18 के 18 बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं जो मैं आपको बोल दूँ कि छोड़ दो। हाँ, उसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर बताई दी है कि ये किसी काम का नहीं है, ना प्री में पूछा जाएगा ना मेंस में पूछा जाएगा, तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो। पर ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, वो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। तो IBAT का मतलब है आपका इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल। तो ये ग्रुप है 4 बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, जो नेचर और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। समझ में आया? ये कब बना था? ये आपका 2008 में ये बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? UK में इसका हेडक्वार्टर है। और ये ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अब जो इसमें मेंबर्स हैं 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर? सबसे पहला तो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो ये 4 हैं इसके मेंबर्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है। अब इसने किया क्या है IBAT ने? इसने 2023 से 2024 में अपना इन्वेस्टमेंट जो है डबल कर दिया है। मतलब वो और ज़्यादा पैसे लगाएगा डेटा कलेक्ट करने में और उसको मैनेज करने में, ताकि इन्वायरमेंट को, नेचर को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके ठीक से। और ये पैसा कहाँ यूज़ होगा? 3 इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी डेटा सेट्स को सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहला तो आपका वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, यहाँ पे इसको लगाया जाएगा। ये डेटा जो है ना, ये बताता है कि दुनिया में कौन से फॉरेस्ट, वेटलैंड, ओशन, नेशनल पार्क कहाँ प्रोटेक्टेड है, ठीक है। फिर आपका IUCN रेड लिस्ट, ये जो मैंने आपको ऊपर IUCN स्टेटस नहीं बताया कि इसका लीस्ट कंसर्न है, तो वो यही है IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट में इसमें हर स्पीशीज़ का स्टेटस होता है, सेफ है, एंडेंजर्ड है या एक्सटेंट होने वाला है, इस तरीके से। तीसरा आपका वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ की बायोडाइवर्सिटी एरियाज, यानी कि ये बताता है कि कौन से जगह बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ रेयर एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका मिशन क्या है? वही डेटा, टूल्स, गाइडेंस वगैरह देना, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर सके, जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो। समझ में आ रहा है? तो ये है पूरा एकदम IBAT का काम। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास 13th है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये आपका इंटरनेशनल कोलिएशन है, मतलब कि ग्रुप है, जो कि 7 बिग कैट के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। अब कौन सी वो 7 बिग कैट है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। अब इनके ना IUCN स्टेटस भी यहाँ दिए हुए हैं एंड यहाँ पे इनके साइंटिफिक नाम भी दिए हुए हैं। आपको ये पता होने चाहिए, प्री में यही पूछा जाता है। समझ में आया? किस अपेंडिक्स में है ये भी, अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है ना अपेंडिक्स क्या है, शेड्यूल क्या है, आप लोग एनवायरनमेंट का स्टैटिक पार्ट पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली एक्ट है, उसके किस अपेंडिक्स में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस शेड्यूल में है, जिससे इनको प्रोटेक्शन मिलता है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको सारा ही पता होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नाउ अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, जो ये 7 बड़ी बिग कैट स्पीशीज़ है, इनको बचाने के लिए ये एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई है। इसमें 95 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं। क्लियर है ये चीज़? जो बिग कैट रेंज कंट्रीज़ है ना, वो इसमें है। कुछ नॉन रेंज कंट्रीज़ भी है जो इंटरेस्टेड है इस कंजर्वेशन में, तो वो भी मेंबर बन सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 7 मिलते हैं, ये 7 जो बिग कैट स्पीशीज़ है वो आपके रेंज में है, आपकी कंट्री में, तभी आप इसके मेंबर बनोगे, नहीं है तब भी आप इसके मेंबर बन सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? अब ये जो लॉन्च है ना, ये लॉन्च हुआ था आपका 2023 में, ये बॉडी बना था, ठीक है। इसके फाउंडिंग मेंबर ना 16 कंट्रीज़ थे इसके फाउंडिंग मेंबर जिस टाइम ये बना था। ये वो 16 फाउंडिंग मेंबर्स है। क्लियर है ये चीज़? ये नाम ध्यान रखना। तो अभी न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसका
पहला मीटिंग, फर्स्ट असेंबली जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि इंडिया के एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो होंगे वो इस IBCA के प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। क्लियर है ये चीज़, यानी कि इंडिया जो है सिर्फ होस्ट ही नहीं करेगा बल्कि लीडरशिप रोल में भी आगे है। क्लियर है, इस मीटिंग का जो इस बॉडी के जो प्रेसिडेंट होंगे वो इंडिया के होंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये वही है, बस जो बिग कैट स्पीशीज़ है उनके लिए इनको लॉन्च किया गया था, उसके लिए इसको बनाया गया था ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके। ये एनुअली आपकी इसमें एक साल में 2 बार मीटिंग होती है, बाई एनुअल मीटिंग होती है। पहली तो अभी न्यू दिल्ली में ही हुई है और इसका गोल वही है कि जो भी ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां कंट्रीज़ अपने एक्सपीरियंसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंजर्वेशन टेक्निक्स वगैरह शेयर कर सके ताकि बिग कैट्स को बचाया जा सके। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। तो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है ना, ये स्कीम 2022 में लॉन्च हुई थी आपकी। ठीक है, ये इसका मेन एम ये था कि जो एक्स्ट्रा बायोमास है, जैसे खेती के बाद जो बचा हुआ होता है ना, वो फसलों का जो कचरा होता है, वो घर या इंडस्ट्री का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वो उससे एनर्जी बनाई जाए। इसके देखो 2 फायदे होंगे, एक तो इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, बायो CNG, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्लीन फ्यूल्स जो हमें मिलेंगे इससे, और दूसरा जो ये होगा कि जो रूरल लोगों को एक्स्ट्रा इनकम मिल सकेगा इससे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो था इसका वो था वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम। ये क्या करेगा, ये कचरे से बायोगैस, बायो CNG और पावर बनाना, ये सारे काम करेगा। दूसरा है आपका बायोमास प्रोग्राम, ये जो है ना आपके जो बायोमास प्लांट्स होते हैं ना उनको प्रमोट करेगा, जिससे स्टबल बर्निंग वगैरह की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो पाएगी। तीसरा है आपका बायोगैस प्रोग्राम, तो इससे क्या होगा, रूरल एरियाज़ में कुकिंग गैस, छोटी पावर नीड्स वगैरह जो है वो पूरी होंगी। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइंस जो है रिवाइज किए हैं, जिसमें अप्रूवल और प्रोसेस वगैरह जो है सिंपल कर दिया गया है ताकि लोग इसको अडॉप्ट करें। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह दिए जाएंगे, 2 स्टेजेस में मिलेंगे और टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को अलाउ किया गया है। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं, ये स्कीम पॉल्यूशन कम करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाई जाएगी इस स्कीम के थ्रू और गाँव के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बस इसी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, इधर ये भी रीड कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी जितनी नॉलेज ज़रूरी थी मैंने आपको समझा दिया है। इधर आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। तो इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली रिलीज़ किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जानना। जो भी रिपोर्ट है ना, पता करो कि वो रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया है, उसका नाम आता है मैच द पेयर में। ठीक है, तो ये जो है ना एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, ये ग्लोबल रैंकिंग है जो बताता है कि कौन से कंट्रीज़ अपने फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, गैस वगैरह से जो निकल कर क्लीन और जो रिन्यूएबल एनर्जी बनती है जैसे सोलार, विंड, हाइड्रो, उनकी तरफ कितना फास्ट ट्रांजिशन कर रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें देखी जाती है। पहला तो आपका होता है सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि एक कंट्री की एनर्जी सिस्टम कितनी सिक्योर है, कितनी फेयर है, सबको एक्सेस है या नहीं है, और कितना सस्टेनेबल है, पॉल्यूशन कम कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें। दूसरा आपका ट्रांजिशन रेडीनेस, तो ये ना उसके लॉज, रूल्स, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कितने स्ट्रॉन्ग है क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए उस कंट्री के, ये बताता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स 43 अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज़ करके बनाया जाता है और हर कंट्री को 0 से 100 के बीच में स्कोर मिलता है। तो 2025 के रैंकिंग में स्वीडन जो है उसको रैंक 1 मिला है। स्वीडन के बाद आपका वही फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे, ये कंट्रीज है जो टॉप पे हैं, जबकि इंडिया की रैंकिंग गिर गई है, 63 थी 2024 में, 71 हो गई है 2025 में। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ आपको, तो ये जो है ETI, ये एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया के देश क्लीन एनर्जी की तरफ कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो आपको। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे, थर्स्ट वेव। तो थर्स्ट वेव ना, ये आपका एक नया साइंटिफिक टर्म है जो रिसर्चर्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये बेसिकली उन पीरियड्स के लिए यूज़ होता है जब एटमॉस्फेयर आपका बहुत ज़्यादा प्यासा हो जाता है ना, मतलब हवा ज़्यादा पानी खींचने लगता है ज़मीन से। अगर लगातार 3 दिन या उससे ज़्यादा ऐसा हो कि हवा की जो इवेपोरेटिव डिमांड है ना वो अपने से नॉर्मल से 90% ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग थर्स्ट वेव कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नाउ ये इवेपोरेटिव डिमांड काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, विंड स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सनशाइन कितनी है, धूप की इंटेंसिटी कितनी है। तो फार्मर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मतलब समझ आ गया कि कब थर्स्ट वेव आएगी, कब जो है नमी चली जाएगी, तो वो अपनी पानी का यूज़, इरिगेशन और क्रॉप प्लानिंग वगैरह बेटर कर सकते हैं, जिससे फसल का ईल्ड जो है वो इम्प्रूव होगा और पानी की बचत भी होगी। क्लियर है ये चीज़? तो ये इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ,
सालकन फॉसिल पार्क एडेड टू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट इसको आज नहीं कर पाएंगे। तो 2 ही टॉपिक्स है हमारे पास, एक तो ये वाला और एक ये वाला इन्वायरमेंट का जो रह रहा है। सो डोंट वरी, इसको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना सोशल इश्यूज़ की, उसी में मैं स्टार्टिंग में इसको समझा दूंगी। बहुत छोटे छोटे हैं बट मेरे आसपास अब इतना शोर है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी अभी इसको रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। एंड ये नोट्स हैं, ये देखो, ये रहे सारे शॉर्ट नोट्स, ये आपको दिख जाएंगे 9, ये मैंने मतलब सारे ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।